नमस्कार। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की बुनियाद है। आज हम इसके सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 पर थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जी नमस्कार। और ये अनुच्छेद 1 हालांकि देखने में बहुत सीधा लगता है, पर असल में ये भारत की पहचान और उसके पूरे ढांचे के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर हम इसे बस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, है ना? सही कहा। लेकिन आज हमारा इरादा है इसके जो मायने हैं उन्हें समझना। भारत के नाम से लेकर राज्यों का संघ होने तक का मतलब। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो कई लोगों के मन में आता है, हमारे देश के दो नाम क्यों? इंडिया और भारत। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात भारत। जी, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत पर जोर दे रहे थे, तो कुछ को लगता था कि इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जाना पहचाना है। अच्छा, तो ये एक तरह का समझौता था? हाँ, कह सकते हैं। एक आम सहमति बनाई गई जिसमें दोनों नामों को अपनाया गया। ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने भारत की जो हजारों साल पुरानी पहचान है और जो उसकी आधुनिक वैश्विक स्थिति है, दोनों को सम्मान दिया। तो ये सिर्फ नामकरण नहीं, बल्कि ये भारत की मिलीजुली पहचान को, उसकी विविधता में एकता को दर्शाता है। बिल्कुल। और ये जो दूसरा हिस्सा है, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका क्या खास मतलब है? अक्सर लोग इसे फेडरेशन या महासंघ जैसा समझ लेते हैं। यहीं पर एक बहुत जरूरी बारीकी है। संघ यानी यूनियन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया था। अच्छा, हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये बात साफ की थी। उन्होंने कहा था कि हमने यूनियन शब्द इसलिए चुना है क्योंकि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे कि अमेरिका में हुआ था। मतलब राज्य अपनी मर्जी से साथ आके नहीं जुड़े? नहीं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राज्य को इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये संघ अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल। अच्छा, तो ये यूनियन शब्द सीधे सीधे भारत की अखंडता, उसकी एकता पर जोर देता है। मतलब राज्य अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर देश सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये भारत के उस अनोखे ढांचे को दिखाता है जिसे कई बार अर्धसंघीय या क्वाइजी फेडरल भी कहा जाता है। क्वाइजी फेडरल? हाँ, मतलब शक्तियां तो केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं, जो एक संघीय व्यवस्था का लक्षण है फेडरल सिस्टम का। हाँ, लेकिन केंद्र के पास कुछ मामलों में ज्यादा अधिकार हैं और राज्यों का अस्तित्व भी एक तरह से देखें तो केंद्रीय संसद पर निर्भर करता है। संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है। अच्छा, हाँ, ये तो हमने दिखा भी है। तो ये थोड़ा एकात्मक यानी यूनिटरी व्यवस्था की तरफ झुकाव दिखाता है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो इन दोनों पहलुओं का मिश्रण है। ये भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी समझा गया था, खासकर आजादी और विभाजन के ठीक बाद के माहौल में। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये शब्द सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। जी है। अब अनुच्छेद में पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल का भी जिक्र आता है, अनुच्छेद 1-2 में। इसका क्या महत्व है? हाँ, अनुच्छेद 1-2 कहता है कि राज्य और उनके क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। यह अनुसूची आप समझ लीजिए भारत के राजनीतिक नक्शे की एक आधिकारिक सूची है, एक लिस्ट है। सूची में बदलाव करना होगा। बिल्कुल, इसमें संशोधन करना पड़ता है। ये दिखाता है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो स्थिर नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बदल सकता है। यानी ये एक तरह का लाइव डॉक्यूमेंट है जो देश के विकास के साथ साथ अपडेट होता रहता है। हाँ, कह सकते हैं। तो हमने नाम समझ लिया, संघ की प्रकृति समझ ली। अब ये जानना भी जरूरी है कि भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है। अनुच्छेद 1-3 इसी के बारे में है ना? जी हाँ, अनुच्छेद 1-3 इसे बिल्कुल साफ करता है। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, क, राज्यों के क्षेत्र, मतलब सारे स्टेट्स की टेरिटरी। ठीक है। दूसरा, ख, पहली अनुसूची में जो बताए गए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, ग, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अर्जित करे, एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये तीसरा बिंदु, अर्जित क्षेत्र। ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, इसका मतलब है कि भारत भविष्य में किसी संधि के जरिए या खरीद कर या युद्ध में जीतकर या किसी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तरीके से नए इलाके अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है। अच्छा।
जैसे आजादी के बाद गोवा, दमन और दीव का विलय हुआ, पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना, सिक्किम का विलय हुआ। ये सब इसी प्रावधान, इसी अक्वायर्ड टेरिटरीज वाले क्लॉज के तहत संभव हुआ। ये भविष्य की किसी भी संभावना के लिए दरवाजा खुला रखता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अनुच्छेद 1 सिर्फ एक शुरुआती अनुच्छेद नहीं है, ये तो बहुत कुछ तय कर देता है। ये भारत के 2 आधिकारिक नाम स्थापित करता है, देश को एक अटूट राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है और इसके भौगोलिक क्षेत्र की पूरी रूपरेखा तय करता है, जिसमें भविष्य में जुड़ने वाले इलाके भी शामिल हो सकते हैं। ये वाकई में हमारे देश के राजनीतिक और भौगोलिक ढांचे की नींव रखता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, और इसमें वो राज्यों का संघ शब्द का चयन, जैसा हमने बात की, वो सबसे अहम है, क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता और उस विचार से जुड़ा है कि भारत सिर्फ राज्यों का एक समूह नहीं, बल्कि एक अविभाज्य इकाई है, एक सिंगल यूनिट है। इस पूरी बातचीत ने तो अनुच्छेद 1 को वाकई एक नई रोशनी में दिखा दिया है। बहुत सी परतें हैं इसमें जी, और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अनुच्छेद 1(3)(ग) में भविष्य में अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्रों का जो प्रावधान है। हाँ, आज की ये जो तेजी से बदलती दुनिया है और जो भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स है, उसको देखते हुए ये प्रावधान हमें भारत की सीमाओं की संभावित गतिशीलता और उसके भविष्य के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, इस पर जरूर सोचिए।